ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। हम इंडिया की भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ब्रीफली करेंगे, जबकि दैट हैज टू बी डन इन द इंडियन ज्योग्राफी। वेन एवर यू हैव टू स्टडी क्लाइमेट, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट से एसोसिएटेड होती है आपकी लाइफ। हर एक जगह का सेम क्लाइमेट तो नहीं है, कहीं और जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा, किसी और लैटिट्यूड में जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा। यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशंस अलग अलग थिंकर्स की करनी पड़ती है। कॉपन, त्रिवार्था, स्टैम्प वगैरह बहुत सारे। इस मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। देयर हैव बीन केसेस वेयर यू विल सी कि इतनी ठंड लगने लग जाती है क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है। क्लाउड कवर बनना प्रिवेंट करता है हीट को जाने से। Hello aspirants, welcome to PW Only IAS. I am here Harpreet Singh with the third lecture from the climatology section of the physical geography series. अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं, पर आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। बोरिंग लगता है इसलिए क्योंकि उनको बहुत बार ये समझ नहीं आता। ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब आपने कई बार अपने टीचर्स से, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में, अलग अलग लोगों से, लर्नड पीपल से सुना होगा, जीसी लियोंग की बुक आती है पतली सी। जीसी लियोंग की किताब में बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी हुई हैं, बट उसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग क्लाइमेट की डिटेल्स देते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। अब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ें या जीसी लियोंग पढ़ें, हमेशा ये तकलीफ रहती है कि क्या करना चाहिए। बेटा अब याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था आपको एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और बाकी चीजें भी मैं कवर कराऊंगा। इसीलिए जो जीसी लियोंग के अंदर क्लाइमेट के जो पार्ट हैं सारे के सारे, वो मैंने आज आपके सामने कर दिया है। जब आप ये कंप्लीट करोगे तो आपको एनसीईआरटी की जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो तो कंप्लीट हो ही रही है, साथ साथ जीसी लियोंग में जो सब कुछ लिखा हुआ है वो भी उसका पार्ट में कवर हो रहा है। इसलिए आज का टॉपिक जो है वो है वर्ल्ड की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। उसी के साथ साथ हम इंडिया की भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ब्रीफली करेंगे, जबकि दैट हैज टू बी डन इन द इंडियन ज्योग्राफी, बट इसको भी हम ब्रीफली कवर करेंगे। सो प्लीज याद रखिए, ये टॉपिक में मैंने एक्सटेंसिवली मैप को इस्तेमाल करा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में कहां कहां लोकेटेड है। I've used a map. I have used a map for every classification that is mentioned in the GC Liong also. So please याद रखिए, इससे आपको समझ में भी आएगा। बहुत बार प्रीलिम्स में, इनफैक्ट हर बार प्रीलिम में एक, दो या मैक्सिमम हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करा गया। कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी इसको थोड़ा सा मिस करती हैं। जीसी लियोंग में अच्छा है। सो आई हैव कवर्ड दैट कंप्लीट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इसको बहुत ध्यान से नोट करिए, रिवाइज करिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको क्लाइमेट में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी क्लासिफिकेशन में, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स में। और इसी के साथ साथ इस पे क्वेश्चंस मेंस में बहुत सारे आते हैं और पीसीएस में तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस 5-5, 6 क्वेश्चंस भी आते हैं। सो देखिए, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू बिगिन द लेक्चर, दिस इज माई टेलीग्राम अकाउंट, जिसके अंदर आप मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डालता हूं, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, और साथ ही साथ सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन जनरल। आप मुझे इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। हैविंग अंडरस्टूड दिस, लेट अस मूव अहेड। आज के टॉपिक्स क्या है? क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब इस क्लासिफिकेशन को हम अडेयर करेंगे जो एनसीईआरटी में है, स्टैंडर्ड बुक्स में है, प्लस जीसी लियोंग में भी है। क्लियर? उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके देखिए। ये आप देखोगे हमारी प्यारी सी अर्थ है। अब आप रियलाइज करोगे यहां पे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट, जैसे अब यहां पे आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज, यहां पे आइस होगी, राइट? बहुत सारे परमानेंट नेचर ऑफ आइस प्रेजेंट होगी। यहां पे आप रियलाइज करिए ये सहारा डेजर्ट दिख रहा है। यहां का क्लाइमेट बड़ा अलग होगा यहां से। जो कोस्टल इलाके होंगे उनका क्लाइमेट बहुत अलग होगा इंटीरियर से। इस वजह से याद रखिए मेरे बच्चे, वेन एवर यू हैव टू स्टडी क्लाइमेट, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट से एसोसिएटेड होती है आपकी लाइफ, आपकी लाइवलीहुड, आपकी इकोनॉमी, आपके फ्लोरा एंड फौना, हर चीज जुड़ी हुई है इससे। इस वजह से जब हम हर क्लाइमेट को पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ हम क्लाइमेट में ऑब्वियसली टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम वहाँ की लेट अस से लाइफ कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, वो भी पढ़ेंगे साथ में। सो दैट इज व्हाट जीसी लियोंग आल्सो डज। सो वी विल बी डूइंग दैट आल्सो एंड इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स बिगिन। देखो,
अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी होती हैं। Whenever you want to study the वर्ल्ड क्लाइमेट यानी कि दुनिया के जो क्लाइमेट्स अलग अलग जगह है, क्योंकि हर एक जगह का सेम क्लाइमेट तो नहीं है, हर कहीं और जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा, किसी और लैटिट्यूड में जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा, विद इन द सेम लैटिट्यूड ऑल्सो अगर आप कोस्ट के पास है तो अलग है, इंटीरियर में तो अलग है। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स प्रेजेंट होते हैं और इसको स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट। इसको 3 ब्रॉड अप्रोचेस से स्टडी करा जा सकता है क्लाइमेट को। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बहुत बार सीएपीएफ में ये सवाल आ रखा है जो मैंने आपके सामने लिखा है, बहुत बार पीसीएस में आ रखा है ये सवाल, और यूपीएससी में भी ऑब्वियसली आ सकता है। फर्स्ट इज एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। क्या तरीका होता है, यानी कि अगर क्लाइमेट स्टडी करना है तो उसके 3 अप्रोचेस हैं, उसमें से एक अप्रोच क्या है, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि कोई इलाका है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कई इलाका जहां टेम्परेचर कम है, प्रेशर की वेरिएशन है, यानी कि आप प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप अलग अलग रीजन्स को क्लासिफाई कर रहे हो कि ये ऐसा क्लाइमेट वाला रीजन है, ये ऐसा क्लाइमेट वाला रीजन है। सो योर एनालिसिस और योर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट करा है टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी सारे पैरामीटर्स के बेसिस में, वो होती है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्लाइमेट की। अब सेकंड, जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस। किस वजह से कोई क्लाइमेट है, यानी कि उसका कॉज क्या है। अगर आप कॉज के बेसिस में क्लाइमेट को क्लासिफाई करोगे, दैट इज नोन एज जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तीसरा, दैट इज अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जैसे आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस है, लेट अस से आपको कोई क्रॉप से रिलेटेड चीजों को एसोसिएट करना है या सॉइल से रिलेटेड किसी चीज को एसोसिएट करना है क्लाइमेट के साथ, तो आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है कोई क्लासिफिकेशन का। सो अप्लाइड इज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, राइट। सो इसीलिए ये स्पेसिफिक पर्पस, जो पर्पस होगा उसके हिसाब से क्लासिफाई होगा। तो यानी कि बहुत मल्टी डायमेंशनल हो सकती हैं चीजें इसके अंदर। तो ये 3 अप्रोचेस हैं ब्रॉडली, जिसके अंदर हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट को स्टडी करना या क्लासिफाई करना। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशंस अलग अलग थिंकर्स की करनी पड़ती है, कॉपेन, त्रिवार्था, स्टैम्प वगैरह बहुत सारे हैं। बट जब आप जनरल स्टडीज के लिए कर रहे हैं, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू फ्यू, और टू बी मोर प्रिसाइज वन, दैट इज कॉपन। क्यों रिस्ट्रिक्ट होना है, क्योंकि कॉपन की क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में मेजरली मेंशन्ड है हर जगह, वही स्टैंडर्ड बुक्स में भी मेंशन्ड है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव द ऑप्शन, आपको और करनी पड़ेगी, तो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू कॉपन। अब कॉपन की क्लासिफिकेशन इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा बेसिस फॉर्म करेगा इंडिया की क्लासिफिकेशन के लिए भी और वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन के लिए भी। देखते हैं, देखो, कॉपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अब कॉपन की क्लासिफिकेशन क्यों है, अब जो मैंने यहां पॉइंट्स लिखे हैं प्लीज याद रखिएगा, ये सवाल एक एक पॉइंट में, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं क्वेश्चन में, ये सीएपीएफ में और बहुत सारे और एग्जामिनेशंस में आ रखा है। आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉपन्स क्लासिफिकेशन। पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो लोग बोलेंगे अच्छा है या नहीं है, ये एम्पेरिकल है, ये अप्लाइड है, सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इट इज। देखिए, इट इज एन इंपेरिकल क्लासिफिकेशन। इंपेरिकल क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपने देखा कोई ना कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, चाहे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, इन सब डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्लासिफिकेशन बनाई गई है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डेटा। तो यानी कि इसने क्या इस्तेमाल करा है, आपके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, क्या रेनफॉल होती है, कितनी रेनफॉल होती है, उसके बेसिस में एनुअली और मंथली वो डेटा कलेक्ट करने के बाद ही हैज कम टू दिस कंक्लूजन कि कौन सी रीजन को कौन सी क्लासिफिकेशन देनी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। अब देखिए, इतनी सारे क्लाइमेट्स हैं, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए इसने क्या करा है, इसने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करा है, कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स, कुछ और छोटे के अल्फाबेट्स, विच विल बी स्टडिंग दिस क्लासिफिकेशन, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेवलप्ड इन 1918 एंड मॉडिफाइड ओवर टाइम। तो ये बेनिफिट रहा है, क्योंकि देखिए 1918 में इनिशियली डेवलप हुआ, उसके बाद मॉडिफाई हुआ अकॉर्डिंग टू द वीकनेसेस दैट वर प्रेजेंट इन द 1918 मॉडल। अब ये मॉडल तभी बहुत ही यूजफुल भी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज भी होता है। सो दिस इज व्हाट इज द ब्रीफ अबाउट कॉपन्स क्लासिफिकेशन। अब कॉपन्स क्लासिफिकेशन है क्या, ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, बिफोर आई एक्सप्लेन यू, देखिए क्लाइमेटिक ग्रुप्स दिए हैं इसने, कैपिटल A B C D E F G H।
इसके बाद बी और ई के कुछ सब टाइप्स हैं, दो। इसके बाद आता है क्लाइमेटिक टाइप्स, ये छोटे अल्फाबेट्स में दिए गए हैं, सबका अपना अपना एक मीनिंग है। तभी जब आप देखोगे अल्फाबेट्स कंबाइन होंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज फॉर्म होते हैं जो हमारे क्लाइमेटिक रीजन से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। सो अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल। ए का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर, यानी कि जो आपका सबसे ठंडा महीना भी होगा उसका टेम्परेचर भी 18 डिग्री या 18 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन है तो इक्वेटर के पास होगा तो गर्मी ज्यादा होगी। बी इज ड्राई क्लाइमेट, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी कि ड्राई क्लाइमेट है जहां पे पोटेंशियल इवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से भी ज्यादा है, तो इस वजह से एरिडिटी रहेगी। यस, एरिडिटी या डेजर्ट वाला होगा वो, इसका मतलब बी से जनरली डिनोट होगा। वार्म टेम्परेट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि ये है वार्म टेम्परेट। डी, स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। कोल्ड क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस और एच इज कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, यानी कि हाइट ऊपर है इस वजह से वो ठंडा है। अब देखिए ये सारे जो चीजें आपके सामने मेंशन है, देखिए इसका एक ही तरीका है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि देखिए क्लासिफिकेशंस जो होती हैं, अगर आप ऑप्शनल में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है और आपको बार बार पढ़ना पड़ता है उसको रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आती हैं। ऑप्शनल में तो होता है, अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज में भी याद रखेगा, तो इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी वो आपको मैच करने के लिए दे दें। वो आपको दे सकते हैं लेटर से बी डी ई, फिर आगे कुछ स्टेटमेंट लिख देगा, यू हैव टू मैच, इट इज क्वाइट पॉसिबल। और ये बहुत सारे CDS NDA वगैरह के पेपर में, CAPFA पेपर में बहुत बार आ चुका है और UPSC में पहले भी आ चुका है, इसलिए आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा आइडिया, उसके बाद आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, सो ये है क्लाइमेटिक ग्रुप्स जो मेजर कैटेगराइजेशन है, ABCDEFEFH। ठीक है, ठीक है, चलिए EH, नेक्स्ट आता है BNE। अब BNE में प्लीज याद रखिएगा दोनों को दो कैटेगराइजेशन, ये दो सब डिवाइड कर रखा है इस ग्रुप को। देखिए B इज ड्राई क्लाइमेट, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेपी और सेमी एरिड और W डेजर्ट, यानी कि इसका फर्दर डिवीजन कैपिटल S और कैपिटल W में हो रखा है। कोई रीजन हो सकते हैं जो सेमी एरिड जैसे स्टेपी इलाके हो गए या W डेजर्ट हो गए, हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। E इज कोल्ड क्लाइमेट, वो फर्दर डिवाइडेड है दो में, T फॉर तुंद्रा, F फॉर आइस कैप जो कि परमानेंटली आइस कैप इलाके होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया चीजें। इसके बाद आता है क्लाइमेटिक टाइप्स। अब छोटे अल्फाबेट्स जो इसने दिए हैं जस्ट टू फर्दर अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप्स होंगे, ये अलग अलग अल्फाबेट्स को अटैच करेगा, ज्वाइन करेगा, फिर बताएगा। छोटे ए का मतलब होता है हॉट समर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज ग्रेटर देन 22 डिग्री सेल्सियस। C is cold summer, average temperature of the warmest month is less than 22 degrees Celsius. F means no dry season. W, this is all small letters, please remember this. The previous ones which you have done, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं। जो ये छोटे वाले हैं इनको क्लाइमेटिक टाइप्स बोला जाता है। So F is no dry season. W, छोटा W is dry season in winter. छोटा S is dry season in summer. H is average annual temperature is less than 18 डिग्री सेल्सियस और M is monsoon, short dry season, जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं। अब देखो ये सारे के सारे आपने क्लाइमेटिक ग्रुप्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स पढ़ लिए। अब देखो इसके बेसिस में उसने क्या करा था, हर जगह का डेटा एनालाइज करा, टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, उसने अलग अलग टाइप्स दिए। फिर अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड देयर टाइप्स। देखो उसने क्या करा, ए जो कैटेगरी थी, ग्रुप था ABCDEH, ये तो पता है आपको मेजर। अब इनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं अल्फाबेट्स कंबाइन करके, जो उसने डेटा में ऑब्जर्व करा था, दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड दीज अल्फाबेट्स। वो क्या क्या है वो देखते हैं। देखो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो ए है उसके अंदर तीन कैटेगराइजेशन उसने दी। ट्रॉपिकल वेट जो कि है AF, देखो ए को F के साथ कंबाइन कर दिया, नो ड्राई सीजन, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो AF ट्रॉपिकल वेट, इसमें नो ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल मॉनसून को A कैपिटल A छोटा M, शॉर्ट ड्राई सीजन।
ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई AW, विंटर ड्राई सीजन। तो ये 3 कैटेगराइजेशंस दी गई हैं ए के अंदर। सिमिलरली बी के अंदर जो कि ड्राई क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, जिसको बी, कैपिटल एस फिर एच, BSH है। लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, BW, कैपिटल WH, लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। मिड लैटिट्यूड स्टेपी, BSK, मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, BWK, मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। सो ये बी के 4 कैटेगराइजेशंस दी गई हैं। सिमिलरली सी, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। अभी देखिए आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या क्या चीजें हैं, समझिए। हम लोग इनमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये सारे जो है आगे AF वगैरह की सारी चीजें, क्लासिफिकेशन वगैरह सब करेंगे। सी, जब इनिशियली जब आप इसको रीड करते हैं, यस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स, नाम वगैरह आते हैं और इसी वजह से बच्चे पढ़ते भी नहीं है इसको। अब ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन इसी टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वो ऑटोमेटिकली 6 मार्क्स प्लस आपके ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं करा तो सीधा मार्क्स गए, और गलत अटेम्प्ट कर लिया, तुक्का मार लिया तो नेगेटिव ऐसे ही हो गए। इसी वजह से ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं टॉपिक में से आते हैं, बट आप लोग सोचते हो पता नहीं कहां से आए हैं, राइट। सो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, इसमें आया ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CFA, नो ड्राई सीजन, वार्म समर। अगर आप लोगों को ये अल्फाबेट्स पता है जो हमने करें तो उसके वर्ड कंबाइन हुए हैं, सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करें। मेडिटेरेनियन CS, ड्राई हॉट समर क्योंकि यहां विंटर में बारिश होती है। मरीन वेस्ट कोस्ट CFB, नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। इसी तरीके से स्नो, D इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ह्यूमिड कॉन्टिनेंट BF, नो ड्राई सीजन, सीवियर विंटर। सब आर्टिक को DW बोला गया है, विंटर इज ड्राई एंड वेरी सीवियर। कोल्ड क्लाइमेट टुंड्रा ET, नो ट्रू समर। पोलर आइस कैप EF, पेरिनियल आइस जहां पे हमेशा रहती है। हाईलैंड H, हाई विद स्नो कवर, यानी कि बहुत ही एल्टीट्यूड उसकी एल्टीट्यूड ज्यादा, इस वजह से ठंडा है और टेम्परेचर भी वहां पे कम होगा और स्नो कवर्ड भी होगा। सो दिस इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय कॉपन। अब देखो आपने जब ये चीजें पढ़ी आपको लगेगा सर ये तो चलो ठीक है, बट इसके अंदर क्या है। सो हम अब क्या करेंगे, इन क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट AF। बिफोर आई गो हेड, साथ साथ मैं आपको मैप भी दिखाता रहूंगा हर एक क्लासिफिकेशन का। आई एम गोइंग टू शो यू द मैप, क्लियर। AF दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। पहले देख लीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशन का है। टिपिकली फाउंड नियर द इक्वेटर, बिटवीन द लैटिट्यूड्स 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर जो है उसके नॉर्थ एंड साउथ जो है उसमें 5 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो लैटिट्यूड है उसके बीच में मिलता है। मेन इलाके देखो, फाउंड इन द लोलैंड्स ऑफ अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया, ईस्ट इंडीज के इलाकों में। अब हल्का सा मैप देख लें एक बार, देखो आप खुद देख लीजिए। AF देखो यहां पे अमेज़न वगैरह बेसिन हो गया, कॉन्गो बेसिन हो गया, आपके साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स वगैरह हो गए। तो दिस इज अ रीजन जहां पे आपको AF मिलता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये मैप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ रहे हो तो आपके पास जब मैप ड्रॉ होता है तो आपको पता है कि अच्छा यहां पर प्रेजेंट है क्या, ओके यहां पर है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है। AF लिखा है, दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। देखिए लोलैंड्स ऑफ अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज। टेम्परेचर देखो, डेली टेम्परेचर टिपिकली रेंज फ्रॉम 20 to 30 डिग्री, एवरेज इज 25, क्योंकि याद रखिए बहुत इक्वेटर के पास है एकदम, और यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज रिलेटिवली वेरी हाई, ह्यूमिडिटी भी होती है यहाँ पे। सो टेम्परेचर जो एवरेज है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इज ग्रेटर देन 2000 मिलीमीटर और मोर, यानी कि 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल ऑन एन एवरेज होती है, उससे भी कई ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल प्रेजेंट होती है, तभी ये बड़ा वेट क्लाइमेट है। चलिए, और ये थ्रू आउट द ईयर होती है, ये नहीं कि कुछ महीने, थ्रू आउट द ईयर इट हैपेंस। नेक्स्ट इज वेजिटेशन, इट इज अ होम टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि अब हर टाइम बारिश होती है, बहुत वेट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। इसमें लाइक महोगनी, एबनी, कैबिनेट वुड, डाई वुड एक्सेट्रा फाउंड हियर। इसी के साथ साथ एक अलग तरीके की वेजिटेशन जो होती है वो एपिफाइट्स मिलते हैं।
अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट में चिपक रखा होता है, वो एपिफाइट्स कहलाते हैं। और एपिफाइट्स इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जो कि एएफ है। तो ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है एक लाइन, बट स्टैंडर्ड बुक्स में जीसी लॉन्ग में भी मेंशन है, सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर। लाइफ एंड इकोनॉमी, देखो यहां पे आप रियलाइज करते हैं जो मेजरली लाइफ है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, प्लांटेशन लाइक कॉफी, शुगर केन, कोको, स्पाइसेस एंड टोबैको की यहाँ पे एक तरीके से लाइफ बीतती है लोगों की जो यहाँ रहते हैं। यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं। कॉन्गो जो है जैसे लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व्स हैं, यहाँ पे कोबाल्ट माइनिंग होती है। ब्राजील एंड पेरू में गोल्ड माइनिंग काफी लार्ज स्केल में होती है। सो दिस इज अगेन द मिनरल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड हियर। सो ये रहा मैप। सो देखो हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है उसके क्लाइमेट को और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। अगर आप ये पढ़ते हैं, आपके क्लाइमेट और ये जो जगहें हैं उसका पूरी तरीके से क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, सो वी हैव डन विद एएफ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, लाइफ, इकोनॉमी, मिनरल्स, दिस इज द पार्ट क्लियर। अब चलते हैं आगे, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है, मॉनसून रीजन। अब देखो इसको एएम बोलते हैं, एएम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। Geographical distribution, it occurs between 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड नदर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट्स जो है, वहां पे आपको मॉनसून क्लाइमेट मिलता है। एक मिनट के लिए मैप देख लो, मैप देख लीजिए, ठीक है। यहां पे आप रियलाइज करोगे थोड़ा बहुत यहां पर भी हो गया, नदर्न पार्ट में थोड़ा बहुत यहां पर ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ये मेजर जो पार्ट्स है एएम के इलाके हैं जहां पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलता है, क्लियर। सो अब बेस्ड ऑन दिस लेट अस कम बैक हियर। क्लाइमेट क्या है, देखिए मॉनसून जो है, ऑब्वियसली आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको मॉनसून में कराया जाता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं, ठीक है। अब जब गर्मियों का समय आता है तो आप देखते हैं उस टाइम में साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में सोचते हैं, जो मॉनसून रेडियन विंड्स होती है, जो लेकर आती हैं क्या, बहुत सारा मॉइस्चर जो कि शेड करते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स वगैरह के रीजन में और आगे ट्रैवल करते हैं। तो पूरे देश में एक मॉनसून का क्लाइमेट होता है जब बारिशें शुरू हो जाती हैं, राइट। फिर अब सर्दियां आती हैं, सर्दियां आप देखते हो कि विड्रॉल ऑफ द मॉनसून हो जाता है, देन नॉर्थ ईस्ट जो होता है, यानी कि सर्दियों का मॉनसून होता है, वहां से आपकी मॉनसून शुरू हो जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स वगैरह जो है वो फ्लो करने लग जाती हैं। अब देखिए ध्यान से, उस पर्टिकुलर केस में आप देखते हो वो ऑफशोर है, वो ऑफशोर होने की वजह से मॉइस्चर नहीं कैरी करती हैं, इस वजह से वो ड्राई एरिडिटी होती है। बट यस, तमिलनाडु के इलाके में आप रियलाइज करते, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से पिक करके थोड़ी सी रेनफॉल करती है, कहां पे, तमिलनाडु में। अब देखो यहां पे रिवर्सल हुआ है, राइट, मॉनसून्स का भी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। अब देखो कैसे चेंज होता है। इस मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। सो इट इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। इसके 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, हॉट, ड्राई, कूल एंड रेनी सीजन। अब रेनी सीजन अगेन बहुत ही ज्यादा रेन बारिश होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेनी सीजन, तो ये इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टेम्परेचर, एवरेज मंथली टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये एवरेज है बट वेरिएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। समर में 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है रीजन्स में, और विंटर में 15 से 30 और इवन लोअर भी जा सकता है। रेनफॉल, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन इज सीजंस आर प्रेजेंट ओवर हियर। वेजिटेशन अगर आप देखोगे तो लश रेन फॉरेस्ट टू डेसिडुअस फॉरेस्ट है, क्योंकि देखिए ये एएफ से कम है, ठीक है, एएफ से कम है, तो आप देखिएगा इसमें वेरिएशन होगी, रेन फॉरेस्ट भी होंगे प्लस डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि कई इलाकों में कम रेनफॉल भी मिल रही है। सो दैट इज वाई आपको साल, टीक, बैम्बू, मैंगो, महुआ, जामुन, नीम, शीशम, ये सब सारे के सारे आपको वेजिटेशन के फॉर्म में मिलते हैं। लाइफ एंड इकोनॉमी, इट इज बेसिकली एग्रीकल्चर और लंबरिंग भी यहाँ पे होती है, मेजरली एग्रीकल्चर आप देखोगे यहाँ पे, क्लियर। चलिए ये हो गया मैप आपका। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। देखो यहां रखिएगा एक चीज, जो ये नाम, जो भी पॉसिबल नेम्स आ सकते हैं इनके, वो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी वो लिख दे सवाना क्लाइमेट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो लिख दे सुदान क्लाइमेट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट दे कैन राइट ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इवन दे कैन आस्क यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स। सवाना लिख देंगे, ठीक है, फिर वो स्टेपी लिख देंगे, फिर कुछ और लिख देंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जो नाम भी लिखे गए हैं यूपीएससी उसके साथ भी खेलता है।
सो इसलिए आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट सवाना क्लाइमेट है, उसी का नाम दूसरा सुदान क्लाइमेट भी है, और इसको AW बोला गया है। क्या बोला गया है? AW, अकॉर्डिंग टू द कॉपन्स क्लासिफिकेशन। अब देखिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में मिलता है। इट इज नोन एज इलानोज इन दी ओरिनोको बेसिन वेनेजुएला में, एंड कैंपोज इन दी ब्राजीलियन हाईलैंड्स में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, आ जाओ वापस। ठीक है, इलानोज यहां पे आपका हो गया वेनेजुएला के इलाकों में, कैंपोस क्या हो गया? ब्राजील में। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीकन सवाना है। ठीक है, इसके पार्ट्स को कानो बोलते हैं, नीचे सैलबरी बोलते हैं। ठीक है, ये पट पूरा अफ्रीकन सवाना है। यहां पे आपका हो गए ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, सो आपके क्या हो गए? ये अलग अलग सवानाज हो गए। क्लियर? क्लियर? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं उनको। क्या बोल सकते हो? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोला जा सकता है इसको। सो रेनफॉल जो है डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन है, कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं है इसमें। पर मीन एनुअल रेनफॉल इज 800 टू 1600 मिलीमीटर ये होती है, बट कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन बोले तो ऐसा नहीं है इसमें। टेम्परेचर जो है कंसिस्टेंट वार्म टू हॉट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होता है। एवरेज टेम्परेचर अगेन 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वेजिटेशन ग्रासलैंड्स एंड स्कैटर्ड वेजिटेशन है। प्लीज याद रखिएगा इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है, सवानास को। ठीक है, इसको सुदान टाइप भी बोल सकते हो, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट भी बोल सकते हो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का सवाल आता है तो आपके सामने जो ये मैंने लिखा हुआ है नाम, इलानोस हो गया, कैंपोस हो गया, कानो हो गया, सैलिबरी हो गया, ऑस्ट्रेलियन सवाना हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट ऑलवेज। यहां पे स्कैटर्ड बहुत ही ग्रासलैंड है तो ऑब्वियसली ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं, स्कैटर्ड वेजिटेशन है। ट्रीज भी अगेन क्योंकि ग्रासलैंड इलाका है तो स्कैटर्ड एक कुछ कुछ जगह में ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। टुवर्ड्स द एरिड डेजर्ट रीजन वेयर रेनफॉल डिक्रीजेस द सवाना ट्रांजिशंस इनटू थॉर्नी स्क्रब लैंड। तो यानी कि अगेन जिन इलाकों में आप धीरे धीरे देखो जहां पे रेनफॉल कम होती जा रही है, अब थोड़ा टाइम बाद आप डेजर्ट वाले इलाकों में जाओगे तो उन इलाकों में आप देखते हो जहां पे सवाना मर्ज कर रहा है एक तरीके से डेजर्ट वाले यानी कि एरिड वाले इलाके में, तो वहां पे आपको थॉर्नी स्क्रब्स वाले वेजिटेशन भी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइफ एंड इकोनॉमी अगेन लाइफ स्टॉक रेयरिंग यहां पे होती है। एग्रीकल्चर इन सम रीजन्स जहां पे थोड़ी रेनफॉल हो वहां पे, वरना सारी रीजन्स में नहीं होती। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये याद रखिएगा। मसाई ट्राइब है ईस्ट अफ्रीका के रीजन में, पेस्ट्रोलिस्ट है। हौसा ट्राइब वेस्ट अफ्रीका में ये सेटल्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाती है तो इस वजह से उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है, सो दीज आर अगेन व्हाट दी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसको सवाना सुदान भी बोला गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं इसको, और इसकी फीचर्स वगैरह हो गए, और ये आपका मैप हो गया जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर डूइंग इट, जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। अब देखिए, अब सवाना ग्रासलैंड हो गया, उसके नेक्स्ट जो होता है अलग फॉर्म जो हुआ वो हो गया डेजर्ट। अब डेजर्ट भी याद रखिए हम अलग अलग तरीके का करेंगे, हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट। ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट में आप देखते हो गोबी डेजर्ट जैसे आप सुनते हो, ठंडा डेजर्ट है। बट अगर आप सहारा डेजर्ट सुनोगे, आप अरेबियन डेजर्ट सुनोगे तो वो आपको गर्म डेजर्ट मिलेंगे। सो इसी तरीके से याद रखिए डेजर्ट पहले हम कर रहे हैं क्या, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट को कॉपन के हिसाब से बोला गया BWH। BWH। अब देखिए hot deserts also called trade wind deserts owe to the aridity of the offshore trade winds, thus characterized by permanent drought। अब देखिए ऑफशोर ट्रेड विंड्स यानी कि अब देखिए विंड्स अगर मॉइस्चर नहीं कैरी कर रही हैं तो वो उस इलाके में कोई भी बारिश नहीं करेंगी। बारिश नहीं करेंगी तो एरिडिटी का मतलब क्या, सूखापन, यानी कि सूखापन हो जाता है। तो विंड्स ऑफशोर का मतलब क्या है, याद रखिए एक चीज, लेट अस अज्यूम आपके सामने ये एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज देयर। यहां जैसे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन देख लो, यहां से अगर विंड्स आ रही हैं, ये सारा रीजन क्या है समझ लो, जो मेरा कोड आपको नजर आ रहा है ये सारा समुद्र है। यहां से विंड्स अगर आ रही हैं तो जब वो ट्रैवल कर रही होंगी तो मॉइस्चर पिक कर लेंगी, और वो मॉइस्चर पिक करेंगी तो यहां पे शेड करेंगी, तो उसको बोलेंगे ऑन शोर, यानी कि ये मॉइस्चर लेकर आ रही हैं और यहां पे बारिश करेंगी। अब आप समझ लीजिए कोई विंड फ्लो कर रही हैं जो कि लैंड कॉन्टिनेंट रीजन से फ्लो कर रही हैं, तो उन्होंने मॉइस्चर पिक नहीं करा,
तो वो अगर फ्लो कर रही होंगी तो वो कहीं भी एक तरीके से मॉइस्चर तो पिक हुआ नहीं, तो बारिश कहां से करेंगी? सो वो ऑफशोर हो जाती हैं या मॉइस्चर पिक नहीं कर पाई। अगेन प्लीज याद रखें, इसी वजह से क्या होगा, जो ऑफशोर विंड्स होती हैं वो क्या करेंगी, वो मॉइस्चर नहीं नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं करेंगी, तो क्या होगा, एरिडिटी होगी, सूखापन होगा। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। इसी तरीके से कुछ जैसे सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। हल्का सा देख लीजिए इसको। कुछ डेजर्ट्स हैं, ये मैंने आपके सामने मेंशन करे हैं। ये रहा आपका नामिब डेजर्ट। अगर आपने देखा होगा कि इंग्लिश चैनल में भी मेरी मैपिंग की सीरीज आई थी, वहां पर भी, और अभी कुछ टाइम बाद फिर मेरी मैपिंग की सीरीज आएगी आफ्टर दिस सीरीज गेट्स ओवर, जहां पे मैं आपको हर कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग कराऊंगा। वहां पे हर एक कॉन्टिनेंट के आपके डेजर्ट प्लेटोज वगैरह कराएंगे, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बट एटलीस्ट फॉर नाउ ये जरूरी है करना, इसको समझ लीजिए। ये नामिब डेजर्ट हो गया, ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, ये बड़ा सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट, ये सोमालियन डेजर्ट हो गया, ये अरेबियन डेजर्ट हो गया, ये आपका थार डेजर्ट हो गया, जो पाकिस्तान और इंडिया कॉमनली शेयर करता है। ये हो गए अब हॉट डेजर्ट ऑफ अमेरिका, सोनोरम डेजर्ट हो गया, चिवाम डेजर्ट हो गया एंड मुजावे डेजर्ट हो गया। ये 3 डेजर्ट्स हैं, ठीक है, ये 3 डेजर्ट्स हैं। अगेन ये आपके हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेन बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट मैपिंग में करेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे, बट फिर भी समझ लीजिए। दिस इज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इसके साथ ये सिम्पसम डेजर्ट आता है, देन यू हैव द तनामी डेजर्ट, यू हैव द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड यू हैव द गिब्सन डेजर्ट। ये सारे के सारे डेजर्ट्स जो प्रेजेंट है, ये हॉट डेजर्ट है। याद रखिए एग्जामिनेशन में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर इज, वो आपके बहुत सारे नाम लिख देगा, उसमें से बोलेगा विच अमंग द फॉलोइंग आर हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। सो ये जो सारे डेजर्ट्स लिखाए गए हैं, सारे के सारे हॉट डेजर्ट है, तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। क्लियर? चलिए, सो यानी कि जो मैंने चीज बताई है वही लोकेशन और वो सारा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैप के अंदर। Geographical distribution. Hot desert climates are typically found near or the Tropic of Cancer or Capricorn on the western coast of the continent, usually between 15 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। वेस्टर्न कोस्ट में क्यों मिलता है? 15 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पे तो मिल रहा है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में क्यों मिलता है, इसके भी रीजंस हैं, समझ लीजिए। प्रेजेंस ऑफ द डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है। देखो यहां पर मैप देखो, वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, यहां पर भी कुछ वेस्टर्न साइड में कोस्ट में है। क्यों है वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न रीजन में? इसका रीजन समझ लीजिए, ऑफशोर ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो ऑफशोर हो जाती हैं, इस वजह से आप रियलाइज करें वो वाटर नहीं ले पाती, मॉइस्चर नहीं पिक करा होता, दैट इज व्हाई एरिडिटी होती है। कोल्ड करेंट्स, जैसे लैब्राडोर करंट है, कोई करंट फ्लो कर रहा होता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो क्या करे, वो शायद वहां पे रेनफॉल ना करने दे, क्योंकि ऑब्वियसली आप याद करिएगा कि ओशन करंट्स आल्सो वेरी आर प्रोमिनेंट फैक्टर्स इन इंपैक्टिंग द रीजंस वेयर एरिडिटी कैन बी मोर। सो कोल्ड करंट्स वगैरह अगर फ्लो कर रहे हो तो वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी रीजन में बारिश होना। डिसेंडिंग विंड सर्कुलेशन, डिसेंडिंग विंड सर्कुलेशन को समझ लीजिए क्या हुआ, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। एंटी साइक्लोन में जो बीच का सेक्शन होता है दैट इज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में आप रियलाइज करिए वो जो एयर होती है वो सिंक हो रही है। अब आप रियलाइज करिए, जब आपने अगर कन्वेक्टिव एक्टिविटी देखी होगी, जब राइज होती है एयर, कूल होती है, कंडेंस होती है, सैचुरेट हो रखी होती है तो कंडेंस होती है, तो बारिश होती है। अब यहां पे क्या हो गया, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी से एरिडिटी। एरिडिटी क्यों? क्योंकि यहां पे कोई बारिश ऐसा नहीं हो रही होगी, बहुत मिनिमलिस्टिक हो रही होगी, तो यहां पे आप रियलाइज करिए एरिडिटी या डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस फॉर्म हो रखे होते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट, टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर में सोर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस इन मेनी प्लेसेस। देखो डेजर्ट है तो आप ये याद रख लीजिए कि बहुत हाई टेम्परेचर जा सकता है। लीबिया वगैरह में 55-56 डिग्री टेम्परेचर भी बहुत आसानी से चला जाता है, ठीक है। सो इसलिए याद रखिएगा कि ये बहुत ही गर्म इलाके होते हैं। डायर्नियल रेंज का मतलब कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे दिन में आप रियलाइज करते हैं क्योंकि क्लाउड कवर जब नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि एरिडिटी है, क्लाउड कवर कहाँ से होगा, मॉइस्चर तो है ही नहीं, बहुत हीटिंग हुई, लैंड हो गया बहुत गर्म, लैंड गर्म हुआ, साथ में जो एयर होगी, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में करा था कि कैसे एटमॉस्फेयर हीट होता है, तो आपने वहां पे कंडक्शन भी पढ़ा था। तो अब देखिए मॉइस्चर तो है नहीं, ठीक है ना, तो क्या ही कन्वेक्टिव एक्टिविटी होगी यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंस इज देयर दैट लैंड के साथ जो कॉन्टैक्ट में एयर है वो रिलेटिवली क्या होगी, थोड़ी सी और हीट होगी, तो आसपास की एयर जो आप होगी वो काफी गर्म टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर का भी और लैंड का भी। तो इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है दिन में,
आप जानते हैं लैंड कूल्स डाउन ऑल्सो क्विकली बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो उसकी वजह से क्या होता है, कूल डाउन होने की वजह से रात के टाइम पे यहां पे बहुत ठंडा हो जाता है। देयर हैव बीन केसेस वेयर यू विल सी कि इतना मतलब इतनी ठंड लगने लग जाती है क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है। क्लाउड कवर बनना प्रिवेंट करता है हीट को जाने से। क्लाउड ही नहीं है, मॉइस्चर नहीं होता, क्लाउड कहां से फॉर्म होंगे यहाँ पे, रेनफॉल भी तभी नहीं होती। सो दैट इज वाई एक्सट्रीम रेंज और डायर्नियल रेंज, यानी कि दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत सर्दी, ये दोनों चीजें दिखी जाती हैं। प्रेसिपिटेशन देखिए, हॉट डेजर्ट रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, ये रीजंस है और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रीजन। ये रीजन जो यहां लिखे वही हैं, बट फिर भी देख लीजिए। लोकेटेड अलोंग द हॉट्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। देखो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपने पिछली बार में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, वी आर एक्सप्लेन यू। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर में क्या होगा, अगेन क्या होगा, सिंकिंग ऑफ एयर होती है। सिंकिंग ऑफ एयर जब होती है तो वहां पे क्या होती है, स्टेबिलिटी एक तरीके से होती है। स्टेबिलिटी यानी कि एक तरीके से कोई रेनफॉल वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। रेस हाई 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 प्रेशर रीजन हो गया, तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहां पे एरिडिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट। लो ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि वाटर का सप्लाई ही नहीं है, तो कहां से आप समझोगे कि ह्यूमिडिटी होगी, तो लो ह्यूमिडिटी होगी तो चांसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन भी मिनिमल हो जाते हैं। कंडेंसेशन कहां से होगी, सैचुरेशन ही नहीं होने वाली। नेक्स्ट, कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स अगर आसपास प्रेजेंट होते हैं तो वो अगेन एरिडिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दीज आर दी रीजंस वेयर यू विल रियलाइज की प्रेसिपिटेशन इतनी कम है। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन, जीरोफाइटिक वेजिटेशन लाइक कैक्टस। अब जीरोफाइटिक वेजिटेशन वो होती है जो अडेप्ट हो रखी होती है उस रीजन के हिसाब से, ताकि वो क्या करे, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर हो उसमें से। जैसे कि इलोंगेटेड रूट्स है, ताकि रूट्स अंदर तक जाए, ताकि वाटर को एक तरीके से गेन कर सके या वाटर उन ऑब्जॉर्ब कर सके, राइट, थ्रू कैपिलैरिटी एक्शन। फ्यू और नो लीव्स। लीव्स देखिए, ज्यादा लीव्स होने की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बढ़ सकता है, इस वजह से लीव्स नहीं होती। वैक्सी लेदरी हेयर है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रिड्यूस करता है वाटर को, लॉस को, ठीक है। लाइफ एंड इकोनॉमी, नोमैडिक पेस्टरल है, जैसे कैमल्स एंड गोट्स की। ओआसिस फार्मिंग है, जहां डेट्स एंड वेजिटेशन, खजूर जिसको कहते हैं। माइनिंग, ऑयल एंड मिनरल्स की भी माइनिंग वगैरह होती है। सो दिस इज अगेन व्हाट इज रिलेटेड टू हॉट डेजर्ट्स, जो यहां पे आप देखते हो। क्लियर। अब चलते हैं माइल्ड लैटिट्यूड डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट देख लो, जस्ट मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। BWK कोपन की क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। अब देखिए, इन डेजर्ट्स को टेम्परेट डेजर्ट भी बोला जाता है। दे आर रेनलेस ईदर बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट और बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट। रेन शैडो इफेक्ट मतलब देखिए ये उस इलाकों में राय करते हैं जहां पे इनको रेन नहीं मिलती। जैसे खासकर रेन शैडो जो इलाके होते हैं, जैसे एक माउंटेन है, वेस्टर्न घाट समझ लीजिए, वेस्टर्न घाट से अब यहाँ से यहाँ से जो मॉनसून रीडन विंड्स आती है, यहाँ बारिश कर देती है सारी, जितना बारिश कर ली। फिर ये जो इलाके जो होते हैं वो क्या हुए, वो ऑलरेडी यहाँ रेन बारिश हो चुकी है, तो उनके पास मॉइस्चर कम बचता है, तो ये क्या होता है, रेन शैडो लो इलाके हो जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, ये वो इलाके हैं, अगेन यहां पर एरिडिटी होगी, बट ये अगेन थोड़ा कोल्डर रीजन्स में आ जाते हैं, टेम्परेट इलाकों में आ जाते हैं, थोड़े ठंडे इलाके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, गोपी डेजर्ट इन एशिया, फाउंड एट अ हायर लैटिट्यूड यूजुअली बिटवीन 30 to 650 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए हल्का सा इसको मैप देख लेते हैं। अब ये जो मैंने मार्क करे हैं, ये है वो जो कि आपके कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं, ठीक है। ग्रेट बेसिन मोजावे से ऊपर है, ठीक है, यहां पर आ गया आपका ग्रेट बेसिन, नीचे पेरुवियल डेजर्ट, नीचे अटाकामा डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट, ये ऑल दीज आर ऑल कोल्ड डेजर्ट्स। फिर आता है आपका ईरानियन डेजर्ट, किजिलकुम डेजर्ट, गोबी डेजर्ट एंड टकलामकान डेजर्ट। ये सारे के सारे आपके ठंडे डेजर्ट या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स खिलाए जाते हैं, टेम्परेट डेजर्ट्स खिलाए जाते हैं। क्लियर। चलिए, टेम्परेचर अगर आप देखोगे, टेम्परेचर दे एक्सपीरियंस ग्रेटर टेम्परेचर वेरिएशन देन द हॉट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा हो सकता है। समर के टाइम में देखिए, समर के टाइम पे अगेन क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर तो दिन का हाई हो जाएगा, बट जब आप रात का टाइम लेते हो तो बहुत ठंडा हो जाता है, और विंटर्स में ऐसी हाल हो जाती है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। तो एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो हॉट डेजर्ट से भी ज्यादा है यहाँ पे। सो विंटर्स कैन बी रिलेटिवली कोल्ड विद टेम्परेचर sometimes even dropping below the freezing point, below the freezing point. Precipitation again less than 25 centimeters annually होती है, बहुत ही मिनिमल है, एरिडिटी है। बट अनलाइक हॉट डेजर्ट, दे हैव अ मोर प्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज नोटिस करी गई कि अनलाइक हॉट डेजर्ट जहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है, यहाँ पे उतनी ज्यादा तो नहीं है, तो इसका थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नेचर हो सकता है कि कब थोड़ी बहुत बारिश हो, क्योंकि जो हॉट डेजर्ट होता है वहां स्पोराडिक होता है, बहुत कोई आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कब होगा। यहाँ पे एटलीस्ट एक आइडिया है कि यू कैन प्रिडिक्ट कि व्हेन पॉसिबल द रेनफॉल कैन टेक प्लेस, बिकॉज इट हैज गॉट टू डू लॉट टू विद द ओशन करेंट्स दैट आर डूइंग प्रेजेंट है, एरिडिटी है या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल है इन कंपैरिजन टू द हॉट डेजर्ट। Next, vegetation. A mixture of drought-resistant shrubs, grasses, and some trees adapted to the arid conditions are present over here. Life and economy, no, again nomadic pastoralism है. Trade and exchange of the products जो होता है, खासकर जो आपके ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में ये चल रहा होता है. So this is what is the economy. ये आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे हम बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार पूछा था पिछले लेक्चर में, कि मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है वो विंटर्स में क्यों रेनफॉल को एक्सपीरियंस करता है, राइट. और मैंने आपका आंसर भी बताया था इसको कि जब वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विंटर मंथ्स विच आर अगेन ऑन शोर दे एक्सपीरियंस रेनफॉल. बाकी के टाइम पे वो नहीं है, उसके बाकी के टाइम वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं जिसकी वजह से वो की ऑफशोर हो जाता है. इस वजह से इनको सर्दियों में क्या मिलती है, रेनफॉल. मैंने आपका डायग्राम बनाया था और इसको एक्सप्लेन भी करा था, तो आपको वो क्लियरिटी भी होगी, राइट. सो देखिए यहां पे इसको विंटर रेनफॉल क्लाइमेट बोला जाता है. डिनोशन इज CS अकॉर्डिंग टू कॉपन. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इट अकर्स अलोंग वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट फ्रॉम 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. ये मैंने आपको पिछली बार डायग्राम में भी बताया था. कॉमनली फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. वेस्टर्न कोस्ट देखिए, मेडिटेरेनियन बेसिन ऑफ द सदर्न यूरोप, कोस्टल कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, रीजन्स ऑफ चिली एंड साउथ अफ्रीका. बट याद रखिएगा, ये चिली का जो पार्ट होता है ये सबसे बेस्ट या वेल डेवलप्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है. ये पूछा जा सकता है आपसे, अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स the Mediterranean climate is best depicted. It is Chile. Central Chile has the most well-developed Mediterranean climate. अब देख लो इसको मैप में, ये रहा कैलिफोर्निया, इस इलाके में आपको मिलता है, नीचे चिले, ठीक है, साउथ अमेरिका में. अब ये मेडिटेरेनियन सी रहा, उसके सराउंडिंग रीजन्स हो गए, साउथ अफ्रीका के रीजन में भी और ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में भी. सो आपको इन सारे इलाकों में क्या मिलता है, इन सारे इलाकों में आपको मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है. चलिए, अब टेम्परेचर माइल्ड विंटर्स होती हैं विद टेम्परेचर रेयरली फॉलिंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और हॉट ड्राई समर होती है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस बट ग्रेटर देन -3 डिग्री सेल्सियस, एंड द वार्मेस्ट मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. एक प्लेजेंट क्लाइमेट होता है. Rainfall often ranges from 35 to 90 centimeter. Summers experience minimal rain, as I've already told you, because the winds at that time are offshore. Trade winds are offshore. During the time of the winters, the Mediterranean region जो होता है, जो कि आपके 30 से 40 डिग्री 45 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर आता है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज आ जाता है. और वेस्टर्लीज कहां से फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट जब फ्लो कर रही होती हैं, वेस्ट से ईस्ट जब फ्लो कर रही होती हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, वेस्टर्न रीजन्स जो होते हैं उनको क्या मिलता है, रेनफॉल. अभी आप देखिए वेस्टर्न कोस्ट के आसपास के सारे इलाके आपको नजर आएंगे यहां पे, क्लियर. तो दैट इज बाय द वेस्टर्न कोस्ट जो वाले रीजन जो है आपको रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर कब, विंटर्स में, क्लियर. चलिए, एंड देन विंटर्स एक्सपीरियंस रेनफॉल विद इंटरमिटेंट सनी पीरियड. बीच बीच में सनी पीरियड्स भी होते हैं जब रेनफॉल नहीं होती. वेजिटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है. चपराल. चपराल एक अगेन वेजिटेशन हो गई, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक है. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट श्रब्स, एवरग्रीन ट्रीज सच एज ऑलिव्स एंड कॉर्कोक एंड ग्रासलैंड्स. दे आर अडेप्टेड टू द सीजनल रेनफॉल पैटर्न. यानी कि ये बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है जो इस तरीके से अडेप्ट हो रखी है कि गर्मियों में कम रेनफॉल होगी और सर्दियों में ज्यादा रेनफॉल होगी. तो उस हिसाब से ये चपराल बोला गया. याद रखिए यूपीएससी में पूछा जा सकता है चपराल इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट. दे कैन राइट मेडिटेरियन क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेट, सवाना, स्टेपीज, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड क्या है. तो याद रखिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली मिली, मेट्रोल, मैक्विस,
फर्नबॉस, ये अलग अलग वेजिटेशन हैं जो आपके मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से एसोसिएटेड होती हैं। स्पीशीज फाउंड आर पाइन, फर्स एंड सीडर्स। बुशेज एंड श्रब्स भी हैं जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मिलती हैं। लाइफ एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। देखिए ये मेडिटेरियन रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेडिटेरियन रीजन का क्लाइमेट ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ग्रेप्स, जिसको हम वीटी कल्चर बोलते हैं, वो करा जाता है। और ग्रेप्स को अगेन आप उगाते हैं किस लिए? वाइन डेवलपमेंट के लिए, वाइन प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ ही साथ इतना अच्छा क्लाइमेट होता है कि सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे बहुत उगते हैं। आप कभी भी मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले रीजन्स में जाते हैं तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत बड़े वाइन यार्ड्स होते हैं, ठीक है, खेती करी जाती है ग्रेप्स की, जिनको वीटी कल्चर बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स भी वन ऑफ द बेस्ट मिलते हैं वहाँ पे। So it is again, that is why during these are regions are very famous for tourist places, as tourist places also, ठीक है। तो agriculture, citrus fruits export, viticulture and cattle rearing. Again along with it, tourism is also a major hub for these regions, particularly the Mediterranean basin region जो है ये बहुत famous है tourism के लिए। चलिए next आता है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट। इसको BSH या BSK भी बोलते हैं। अब देख लीजिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, फाउंड बिटवीन 40 to 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इट लैक्स द मैरिटाइम इन्फ्लुएंस। मैरिटाइम इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि एंटायरली कॉन्टिनेंट के अंदर है तो एरिडिटी काफी ज्यादा हो जाती है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, स्टेपीज, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड पैम्पस। अब याद रखिए स्टेपी क्लाइमेट को आप ये समझ सकते हैं कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। क्या बोलेंगे इनको? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आपने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपने कैंपस वगैरह पढ़ा था, यस। आपने अफ्रीकन सवाना पढ़ा था, आपने ऑस्ट्रेलियन सवाना पढ़ा था, दोज वर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। Steppes are, steppe type of climate is basically a representation of the temperate grasslands. अब temperate grasslands की जो ये मैं नाम बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा आपकी यूपीएससी में बहुत बार पूछे गए फेवरेट क्वेश्चन में से उनका एक है। Prairies is a temperate grassland found in North America. Pampas अगेन आपका साउथ अमेरिका में। याद रखिए साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड बोला जाता है, VELD, बट वेल्ड के अंदर भी दो कैटेगराइजेशन है। जो साउथ अफ्रीका के ऊपर रीजन है, अपर नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में जो मिलता है उसको बोलते हैं बुश वेल्ड, BUSH, बुश वेल्ड। और सदर्न पार्ट में मिलता है हाई वेल्ड। मोटा मोटा वैसे वो इतना पूछते नहीं है, बट वो वेल्ड ही पूछेंगे कि कहां पर मिलता है। दैट इज अगेन साउथ अमेरिका, बट दे कैन टेस्ट यू अगेन। तो उसके लिए नदर्न पार्ट में बुश, BUSH, बुश वेल्ड एंड हाई वेल्ड। अब देख लीजिए डाउन्स इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साथ में लिख लीजिए कैंटरबरी ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ऊपर आ जाइए, स्टेपीज आपको अगेन रशिया वगैरह के क्या में मिलता है। मंचूरियन ग्रासलैंड्स भी यहां पे अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड्स का रिप्रेजेंटेशन है। So these are again all these grasslands what I mentioned is again very very important। स्टेपीज है यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड बोल सकते हैं इनको। इसका एक और नाम है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बिल्कुल अंदर रीजन में, कहीं ये साइड में नहीं है, इनको इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। चलिए टेम्परेचर, समर्स आर जनरली वार्म टू हॉट, वार्म टू हॉट 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वाइल विंटर्स आर कोल्ड, टेम्परेचर माइट गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, ठंडा इतना हो जाता है उस समय, ठीक है, तभी टेम्परेट इलाके हैं। प्रेसिपिटेशन रिलेटिवली लो, 25 से 75 एनुअली होती है, राइट। वेजिटेशन अगेन डोमिनेंट वेजिटेशन इज ग्रासलैंड, क्योंकि आप देखिए ये भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है ना। ग्रासेस आर टॉल, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। अगर जैसे जैसे आप पोलवर्ड्स थोड़े से ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रासलैंड्स में, तो आप देखोगे कि वुडी स्टेपीज विद कॉनिफर्स आपको नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि अगेन वो ट्रांजिशन हो रहा है, क्लियर। लाइफ एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, मेज एंड अदर ग्रेन क्रॉप ज्यादातर होती हैं, और पेस्टोरल फार्मिंग भी होती है, शीप रेयरिंग यहाँ पे एक कॉमन प्रोफेशन है। ये रहा आपका मैप। नेक्स्ट आता है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको बोला गया चाइना टाइप क्लाइमेट, CWA इसका नाम है। इसको एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक है, बट एसोसिएटेड विद चाइना, बट ऑल्सो इट इज नॉट ओनली फाउंड इन चाइना बट ऑल्सो इन सर्टेन अदर पार्ट्स। क्योंकि अब चाइना जैसा नाम है, जैसे चाइना के कुछ इलाके में जो क्लाइमेट मिलता है वैसा क्लाइमेट कुछ और इलाकों में मिल रहा था, उसको चाइना टाइप बोल दिया गया, ठीक है। सो इट इज वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन और द चाइना टाइप ऑफ अ क्लाइमेट, क्लियर। देखिए कहां कहां मिलते हैं, सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना इंक्लूडिंग सदर्न जापान, साउथ ईस्टर्न USA, नेटल ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड नदर्न अर्जेंटीना। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि कहां पर है। देखो आपके सामने है, ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन में हो गया, साउथ अमेरिकन रीजन में हो गया, ये आपके अफ्रीका के रीजन्स में हो गया, ये आपके चाइना
और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। सो मोटा मोटा क्या है, दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया के इसी तरीके का क्लाइमेट बाकी जगह मिलता है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर। अब देखिए, वार्म टेम्परेचर जो है वो वार्म मॉइस्ट समर होती है, कूल ड्राई विंटर होती है। एवरेज मंथली टेम्परेचर जो होती है वो 4 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। रेनफॉल मॉडरेट लेवल है, 60 से 150 सेंटीमीटर के आसपास बीच में होता है। वेजिटेशन क्लाइमेट सस्टेन लश वेजिटेशन फेदरिंग बोथ एवरग्रीन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस हार्डवुड, दोनों के दोनों यहां मिलते हैं। लाइफ और इकोनॉमी जो है वहां पे आपको एग्रीकल्चर मेजरली होती है, अलग अलग तरीके के चीजें उगाई जाती हैं, कॉर्न, कॉटन, टोबैको, राइस, टी, शुगर केन, डेयरी, एक डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट आता है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जो कि ब्रिटिश टाइप होगा, इसको CFB बोला गया। अब देखो यहां पे ये था वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ये है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जिसको ब्रिटिश टाइप बोला गया, क्योंकि ब्रिटिश के रीजन, ब्रिटिश आइल्स हो गया जो कि यूके और आयरलैंड के रीजन हो गया, वहां पे जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और कुछ और रीजन में जो मिलती है उसका नाम ये रख दिया गया। अब देख लेते हैं पहले। इट इज फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द मिड लैटिट्यूड बिटवीन 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। क्लाइमेट जो है हाईली ऑप्टिमल है, याद रखिए इस क्लाइमेट को बहुत ऑप्टिमल बोला जाता है इंसान की जीने के लिए। अब आप देखिएगा यहां पे तो वर्ड लिखा गया है कि ह्यूमन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी प्लीज याद रखिएगा, ये वर्ड समझ लीजिए क्यों बोला गया है। पुराने जो फिलोसफर्स या थिंकर्स होते थे खासकर, जिसमें थोड़ा सा रेसिज्म वगैरह का भी भेदभाव होता था, तो उन्होंने कई चीजें बोली कि जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दुनिया को रूल क्यों करा, उन्होंने इसलिए बोला कि ये जिस इलाके से आते हैं, थोड़ा सा ठंडा इलाका है, थोड़ा सा वाइट स्किन वगैरह है, रेसिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए बोला कि ये उस वजह से आते हैं, ये रूलर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ग्रीक्स वगैरह ने भी ये चीज बोली थी, राइट। सो ये जो वर्ड आए, ये बोला गया कि ये सबसे बेस्ट जगह है रहने के लिए। ऑब्वियसली याद रखिएगा कई लोगों को ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट भी नहीं पता होता, जैसे लंदन लोग रहते होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश वारिश होती है तो पीपल आर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। इट डज नॉट मीन, बट सिंपली ये समझ लीजिए कि रिलेटिवली बोला गया फिलोसफिकली, फिलोसफर्स ने, अलग लोगों ने, कि ये जो रीजन है इसको ऐसा रीजन है जहां पे व्यक्ति के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहां पे वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है, अपना बेस्ट आउटपुट ले सकता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखिए इसके पीछे भी रीजन रैशनल उन्होंने ये लगाया कि एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट जब होता है वहां पे एफिशिएंसी इंसान की हिंडर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस वजह से आई एम एक्सप्लेनिंग। व्हेन देयर इज एक्सट्रीम हीट, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट मैन माइट नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ हिज एफिशिएंसी। अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी ठंडे इलाकों में, अंटार्कटिक या आर्टिक सी के आसपास के, तो भी इंसान काम नहीं कर सकता सही तरीके से। तो ये बोला गया ये उस जगह पे है जहां पे इंसान की एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है। दैट इज वाई this region again was associated with British type because British used to associate with them being the most efficient people in the colonial era. Chale, anyhow, they are found along the western coast of British Isles, western coast of Norway, parts of New Zealand and certain areas of Pacific Northeast in the USA. अब देखो हल्का सा इसको मैप में देख लेते हैं। देख लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन्स में हो गया, ये साउथ अमेरिका के रीजन्स में हो गया, ये आपके ब्रिटिश आइल्स हो गया, ठीक है, ये पे थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो गया, ये यूरोप के पार्ट्स में हो गया, और ये आपके अगेन ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में हो गया, ये आपके न्यूजीलैंड में हो गया। सो ये सारे पार्ट्स जो हैं जो आपको मिल रहे हैं ये ब्रिटिश टाइप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या होता है, माइल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट देयर, टेम्परेचर माइल्ड है, समर आर कूल टू वार्म एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज फ्रॉम 5 to 15। तो इस वजह से बोला टेम्परेचर की रेंज बढ़िया है, इंसान आराम से जी सकता है। दैट इज व्हाट देयर इंटेंशन वाज कि कूल अच्छी जगह है रहने के लिए, दैट इज वाई एफिशिएंसी अच्छी होगी, दैट इज व्हाट द मीनिंग वाज। वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द विंटर्स रिलेटिवली माइल्ड। अब याद रखिएगा यहां पे जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी कि वार्म करंट जो गल्फ स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करता है, तो इन रीजन्स को सर्दी के दौरान भी जो इनके कोस्ट होते हैं वो फ्रोजन नहीं होते, क्योंकि वहां पे वार्म ओशन करंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो अगेन सर्दियों को भी थोड़ा सा माइल्ड कर देते हैं, विंटर्स को भी सॉरी माइल्ड कर देते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दीज रीजन्स यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज सेड कि गर्मियों में तो ठीक है, सर्दियों में भी अगेन वार्म करंट्स इनको बेनिफिशियल होती है। दैट इज वाई इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे अकॉर्डिंग टू वेरियस थिंकर्स। रेनफॉल 50 to 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल एनुअली होती है। कंसिस्टेंट इवन एंड रिलेटिवली हाई रेनफॉल थ्रूआउट द ईयर, नो डिस्टेंट ड्राई सीजन, कोई डिस्टेंट ड्राई सीजन नहीं है, रेनफॉल थ्रूआउट द ईयर होती है। वेस्टर्लीज ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न मार्जिन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, बट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी याद रखिएगा, ट्रीज हैव अडैप्टेड टू द विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट बाय शेडिंग द लीव्स। तो यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट है बट अडैप्टेशन कर रखी है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रीजन का क्लाइमेट के हिसाब से।
कॉमन स्पीशीज आर ओक, एल्म, एश, बर्च, बीच, पॉपुलर, और यहाँ पे विलो मिलते हैं। विलोज आर ग्रो इन द वेटर रीजन। आपने इंग्लिश विलो का नाम सुना है? इफ यू आर अ क्रिकेट फैन यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड इंग्लिश विलो। अब जो इंग्लिश विलो, जो आप क्रिकेट फैन होते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर इंग्लिश विलो के बैट बनवाता था, क्योंकि यहाँ की जो विलो होती है, विलो मतलब जो पेड़ है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग बैट्स। ठीक है, तो यहां से आता है वो विलो का ट्री है, इंग्लिश विलो, यानी कि यहाँ की इस रीजन में जो पेड़ उगते हैं वो। लाइफ एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मार्केट गार्डनिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी है, तभी बोला गया कि ये रीजन सूटेबल है, इस वजह से डेवलप भी हुआ, इंडस्ट्रियलाइज भी हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी मेजर हब्स हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड भी अगेन मेजर हब्स रहे हैं। नेक्स्ट लेट अस मूव टू कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको लॉरेशियन क्लाइमेट बोला जाता है, CFC से डिनोट करा गया है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, यहां पे ईस्ट कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, न्यूफाउंडलैंड में मिलता है, और एशियाटिक रीजन में ईस्ट साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, कोरिया एंड नॉर्थ जापान के रीजन में मिलता है। अब देख लीजिए इसके मैप, देखिए ये वाला रीजन हो गया और ये न्यूयॉर्क वाला रीजन हो गया। ठीक है, इन दो रीजन में आपको मेजरली मिलते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। टेम्परेचर, इट हैज कूल ड्राई विंटर्स एंड वार्म वेट समर। ठीक है, कूल और ड्राई विंटर्स होती है और वार्म वेट समर्स होती हैं। विंटर टेम्परेचर में वेल गो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड समर्स आर एज वार्म एज द ट्रॉपिक्स। जनरली टेम्परेचर आपका जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज करता है, अगर आप टेम्परेचर लिखना चाहें। रेनफॉल जो है वो 75 से 150 सेंटीमीटर्स के आसपास जो है वो एक एवरेज रहती है, और मैक्सिमम ड्यूरिंग द समर सीजन में होती है। Unlike the Asiatic region, North American region has uniformity in precipitation with late summer maxima और summer maxima। देखिए यहाँ पे दो रीजन्स आपको बताए गए थे लॉरेशियन टाइप में, उसमें आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी है प्रेसिपिटेशन में, एशियन वाले लॉरेशियन टाइप में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर्स ऑल्सो with respect to the preliminary examination. Clear? Vegetation, coniferous forest है north of 50 degree latitudes, dominated by pine, spruce, burr and larch. Deciduous forest भी मिलते हैं south of 50 degree latitude में, oak, beech, maple, birch. Extensive logging भी होती है. Both temperate hardwood and softwood have been extensively harvested for this region. ठीक है, तो ये भी again vegetation हो गया. Life and economic, lumbering, lumbering मतलब लकड़ी काटना, उससे एसोसिएटेड प्रोफेशंस, फर, स्प्रूस एंड लार्च को, और फिशिंग भी होते हैं। ग्रेट बैंक्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड आर अगेन दोज रीजन्स व्हिच आर बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द हॉट एंड द वार्म करंट्स, हॉट एंड द कोल्ड करंट्स, इट इज अ रीजन जहां पे बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की फिशेज आपको मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से बहुत मेजर ग्राउंड फॉर फिशिंग होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑल्सो। नेक्स्ट आता है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, इसको साइबेरियन भी बोलते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, इसको तियागा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। इसको बोला गया DWC। इट ओनली अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द हायर लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट हैव वाइड ईस्ट वेट स्प्रेड बिटवीन 50 to 70 डिग्री नॉर्थ। तो ये बहुत ठंडे इलाके हैं, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ठंडे इलाके भी हैं ऊपर, आज हम आगे पढ़ेंगे देखिए, बट ये रीजन है जो आपको बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, इसको त्यागा बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर होगा तुंद्रा। सो दीज आर व्हाट, त्यागा रीजन्स। सो बोरियल और त्यागा। अब टेम्परेट ब्रीफ वार्म समर होती है और टेम्परेचर रीचिंग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, बट आप देखोगे विंटर्स बहुत लॉन्ग होती हैं और बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, यहां तक कि -40 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर जा सकता है। रेनफॉल जो है 38 से 63 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज है। बोरियल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स अडेप्टेड टू हार्श क्लाइमेट है। कॉनिफर्स इस रीजन के लिए सूटेबल है क्योंकि ठंडा बहुत होता है, तो कॉनिफर्स ट्रीज जो है यहाँ पे काफी मिलते हैं। मेजर इकोनॉमी अगेन लंबरिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, जब ठंड नहीं हो रही होती उस टाइम बीच में लिमिटेड एग्रीकल्चर हो सकता है जिसमें आप पोटैटोज, ग्रेन्स और सब वेजिटेबल्स उगाते हैं। और इसमें टैपिंग आता है। टैपिंग का मतलब होता है कुछ जानवरों को आप जाल में फंसा लेते हैं एंड देन उसको मार के उसकी जो स्किन होती है, स्किन या हाइड होती है, जिसका फर होता है वो निकालते हैं और मार्केट में बेचते हैं क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एज अ मींस टू कवर द बॉडी। सो दैट इज नोन एज टैपिंग। क्लियर? यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज टैपिंग, सो प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट कम्स आर्टिक पोलर या तुंद्रा क्लाइमेट। ये सबसे ठंडा होता है, ET से डिनोट होता है। इट इज फाउंड इन द पोलर रीजन्स नियर नॉर्थ पोल आर्टिक और साउथ पोल अंटार्कटिका में। तो नीचे देख लेते हैं इसको हल्का सा लिखने के लिए। आप देखिएगा ये वाला जो रीजन है ना, देखिए एक मिनट,
ये वाला जो नीचे पोलर ये वाले रीजन है यहां पर भी आपको मिलता है, बट मेजरली देखिए ऊपर के सबसे ठंडे इलाके जो फ्रोजन रहते हैं बर्फ से, ये इलाके होते हैं आपके तुंद्रा, और नीचे अंटार्कटिक वाला रीजन। ये दो रीजन्स हैं, यहां पे आपको मिलता है क्या, ईटी, विच इज अगेन व्हाट, तुंद्रा, जिसको पोलर एंड आर्टिक भी बोला जा सकता है। टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, विंटर्स तो टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाएगा, और समर्स में 10 डिग्री के आसपास हो सकता है। रेनफॉल वेरी लो, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है। लिमिटेड वेजिटेशन, लो टू हार्डी लो क्लाइमेट्स होती है। मॉसेस एंड लाइकेंस जो होते हैं मेजरली यहां मिलते हैं। लाइफ जो है बेसिकली सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल है। ट्राइब्स इंक्लूडिंग एस्किमो, लैपोस एंड सेमर्स यहाँ रहते हैं, जो कि अगेन कुछ क्या एनिमल रेयरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बेसिकली देयर दैट इज व्हाट देयर वर्क इज, क्योंकि उसके अलावा इतनी हार्श कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव और इंडल्ज इन सम अदर एक्टिविटी ऑल्सो। सो ये थे आपके सारे के सारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस जो कॉपेन ने दिया है, जो आपको करना है। अब देखिए इसी के बेसिस में ये इंडियन क्लासिफिकेशन आपको कराई जाएगी जब आप इंडियन ज्योग्राफी कर रहे होंगे, बट उसके बावजूद भी मैं आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ये यूपीएससी में पूछा जाता है बार बार, क्योंकि हमें वर्ल्ड क्लासिफिकेशन करनी थी, बट मैं इंडियन क्लासिफिकेशन का एक वो मैप दिखा रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सी, कॉपन के बेसिस में काफी कैटेगरीज में बांट दिया गया है। देख लीजिए, AMW, this is monsoon type with short dry season. Again, please remember this will be done in the Indian geography के जो क्लाइमेट का चैप्टर होता है, बट मैंने यहां इसलिए लिख दिया क्योंकि आप कॉपन कर ही रहे हो, तो जस्ट सी द मैप ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है ना। तो AMW मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन है। उसके बाद आता है AS, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। आपको शायद याद होगा मैंने बोला था शॉर्ट ड्राई सीजन इन समर होता है, क्योंकि आप देखिएगा विंटर में थोड़ी बहुत रेनफॉल तमिलनाडु में मिलती है बिकॉज ऑफ द विंटर मॉनसून, ठीक है। AW, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, तो ये क्या रीजन है जो मैंने ब्राउन में मार्क करा है, सवाना टाइप। आप ये देख लीजिए जो आपका पिंक रंग में है, ये BSHW, स्टेपी टाइप है, एरिड कंडीशंस है। अब ये स्टेपी टाइप यहां पर भी है। इसके और एक्सट्रीम में जाओगे तो वो हॉट डेजर्ट, जो कि थार डेजर्ट के इलाका है, वो BWHW है, हॉट डेजर्ट। जो ये मोटा रीजन ब्लू में मार्क करा हुआ है, दैट इज CWG, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। नेक्स्ट इज E, दैट इज पोलर टाइप, ठंडा इलाका है बिल्कुल। एंड रेड में DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। सो दिस इज व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉपन्स क्लासिफिकेशन टू इंडिया। दिस इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है। यू विल बी डूइंग दिस इन द इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज द लेक्चर ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी की क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस, जिसमें हमने वर्ल्ड की क्लासिफिकेशंस भी कर ली हैं, सारी इंडिया की क्लासिफिकेशन भी कर ली है। मैंने सब में मैप्स ड्रॉ करे हैं, सब में मैप्स एक्सप्लेन करे हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप ये कर रहे हो तो आपका पूरा जो GC लॉन्ग का भी सारा क्लाइमेट का पार्ट है वो भी हो गया, आपके जो NCERT में दिया वो भी हो गया, जो स्टैंडर्ड बुक में क्लासिफिकेशन दी होती है वो भी सारी हो चुकी है विद मैप्स। तो इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर देन सफिशिएंट है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इससे सवाल आते हैं, तो अगर आपने करा है तो यू विल बी एबल टू डू मेनी क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर you do it well, revise it well. Take care, and as we always say at the last, if you have any queries, please put it in the comment section. बताइए हमको आपको लेक्चर कैसे लगा। आपके कमेंट्स देख के, आपके बातें सुन के हमें भी अच्छा लगता है। We also feel nice. So do tell us if there are certain things you want to improve. Constructive criticism is also very welcome from your side. So at the last, as I always say, take care and Jai Hind.